इमेजिन करो एक जिंदगी जहां हर सांस एक झूठ है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां आपका अपना नाम आपकी सबसे बड़ी मौत की वजह बन सकता है। आप सुबह उठते हैं, वर्दी पहनते हैं और देश की सेवा के लिए सलूट करते हैं, लेकिन वो वर्दी आपके दुश्मन देश की है। वो झंडा जिसे आप सलाम कर रहे हैं वो वही झंडा है जिसके खिलाफ आपका असली देश लड़ रहा है। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये कहानी बॉलीवुड या हॉलीवुड के किसी फिक्शनल स्पाई की नहीं है। ये कहानी है भारत के इतिहास के सबसे खतरनाक, सबसे डेयरिंग और सबसे सक्सेसफुल जासूस की। एक ऐसा आदमी जिसने ना सिर्फ दुश्मन के घर में घुसकर अपने लिए जगह बनाई, बल्कि उनकी फौज, उनकी आर्मी के सबसे क्रूशल इनर सर्कल का हिस्सा बन गया। दुनिया उसे नबीद अहमद शाकिर के नाम से जानती थी, लेकिन उसका असली नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। उसका कोड नेम था द ब्लैक टाइगर। और आज हम उसकी असली कहानी से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसी कहानी जो जितनी बहादुरी की है उतनी ही दर्दनाक ट्रेजेडी की भी। कहानी शुरू होती है 1952 में श्रीगंगानगर, राजस्थान में। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ रविंद्र कौशिक का। रविंद्र कोई आम लड़का नहीं था, उसमें एक अलग ही करिश्मा था। वो एक बॉर्न आर्टिस्ट था। थिएटर उसका पहला प्यार था। जब वो स्टेज पर आता था तो ऑडियंस अपनी सांसें रोक लेती थी। वो किसी भी किरदार में ढल सकता था, कभी फकीर, कभी बादशाह, कभी लवर, कभी विलन। लेकिन किस्मत देखिए, जो कला उसे स्टेज पर तालियां दिलवा रही थी, वही कला उसे एक दिन देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मोल लेने पर मजबूर करने वाली थी। 1970s का दशक था। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद नाजुक मोड़ पर थे। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सके। उन्हें एक ऐसा डीप एसेट चाहिए था जो पाकिस्तान के अंदर घुलकर रह सके बिना किसी शक के। और उनकी नजर पड़ी 23 साल के थिएटर आर्टिस्ट रविंद्र कौशिक पर। रॉ के ऑफिशियल्स ने देखा कि इस लड़के में लोगों को कन्विंस करने की अजब शक्ति है। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो किसी भी झूठ को सच बना सकती थी। जब रॉ ने रविंद्र को अप्रोच किया तो उन्होंने उसे कोई सपने नहीं दिखाए। उन्होंने साफ कहा, इस काम में पैसा नहीं है, फेम नहीं है, सिर्फ खतरा है। अगर पकड़े गए तो तुम्हारी लाश भी वापस नहीं आएगी। देश तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। लेकिन रविंद्र के रग रग में देशभक्ति दौड़ रही थी। उसने बिना एक पल सोचे हां कर दी। और फिर शुरू हुआ रविंद्र कौशिक का अंत और नबीद अहमद शाकिर का जन्म। उसे दिल्ली में 2 साल तक ऐसी ट्रेनिंग दी गई जो इंसान को तोड़ कर रखते। उसे उर्दू सिखाई गई, सिर्फ बोलना नहीं बल्कि ऐसे बोलना जैसे वो लाहौरी हो। उसे कुरान की आयतें याद करवाई गईं। उसे मुस्लिम कल्चर, रहन सहन सब कुछ घोल कर पिला दिया गया। यहां तक कि उसका खतना भी करवाया गया ताकि मेडिकल एग्जामिनेशन में भी कोई उस पर शक न कर सके। वो अब रविंद्र नहीं रहा था, वो पूरी तरह से नबीद बन चुका था। वो रात आ गई जब उसे बॉर्डर क्रॉस करना था। जरा सोचिए उस पल के बारे में। उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अपना परिवार, अपने दोस्त, अपनी पहचान, अपना नाम, सब कुछ जला दिया। अब उसके पास सिर्फ एक झूठी आइडेंटिटी थी और एक मिशन। पाकिस्तान पहुंचकर उसने नबीद अहमद शाकिर के नाम से कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। प्लान सिंपल था, लेकिन एग्जीक्यूशन बेहद मुश्किल। पाकिस्तान के सिस्टम में घुल-मिल जाना। रविंद्र यानी नबीद अहमद अपने रोल में इतना परफेक्ट था कि किसी को भनक तक नहीं लगी। उसने वहां लॉ की पढ़ाई पूरी की और फिर उसने वो किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया। सोचिए, एक रॉ एजेंट पाकिस्तान आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस फेस कर रहा है, जहां हर कदम पर बैकग्राउंड चेक होता है, मेडिकल टेस्ट्स होते हैं, इंटेंस इंटरव्यूज होते हैं। एक छोटी सी गलती, एक गलत शब्द और खेल खत्म, मौत पक्की। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस, उसकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त थी कि वो सेलेक्ट हो गया। ये इंटेलिजेंस की दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। वो सिर्फ आर्मी में भर्ती नहीं हुआ, उसने वहां भी टॉप किया। वो प्रमोट होता गया, लेफ्टिनेंट बना, कैप्टन बना और आखिरकार मेजर नबीद अहमद शाकिर बन गया। उसने वहां शादी भी कर ली, एक लोकल लड़की अमानत से। उसकी एक बेटी भी हुई। उसकी बीवी को भी सालों तक नहीं पता चला कि उसका पति असलियत में कौन है। वो दुश्मन के घर के अंदर, उनके बेडरूम तक पहुंच चुका था। फ्रॉम 1979 टू 1983 ये 4 साल रविंद्र के लिए गोल्डन पीरियड थे। एज अ मेजर उसके पास पाकिस्तान आर्मी के टॉप सीक्रेट्स का एक्सेस था। वो जानता था कि ट्रूप्स कहां मूव कर रहे हैं, नए वेपन्स कहां टेस्ट हो रहे हैं, इंडिया के खिलाफ क्या प्लानिंग चल रही है। वो ये सारी इंफॉर्मेशन कोड्स में इंडिया भेजता रहा। कहा जाता है कि उस दौरान उसने जो इंटेलिजेंस भेजी, उसने हजारों इंडियन सोल्जर्स की जान बचाई।
उसकी बहादुरी और उसकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को देखते हुए उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे खुद एक टाइटल दिया था, द ब्लैक टाइगर। एक ऐसा टाइगर जो अंधेरे में शिकार करता है और जिसके होने का एहसास शिकार को तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, शायद कुछ ज्यादा ही परफेक्ट। इंटेलिजेंस की दुनिया में एक कहावत है कि आपकी किस्मत हर दिन अच्छी होनी चाहिए, लेकिन दुश्मन को सिर्फ एक दिन लकी होना पड़ता है। रविंद्र अपनी तरफ से कोई गलती नहीं कर रहा था, वो फ्लॉलेस था, लेकिन उसकी किस्मत का फैसला किसी और की गलती ने कर दिया। 1983 में रॉ ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा। उसका नाम था इनायत मसीहा। ये एक लो लेवल ऑपरेटिव था जिसे सिर्फ एक कुरियर का काम दिया गया था। उसे रविंद्र से कांटेक्ट करना था और कुछ डॉक्यूमेंट्स पास करने थे। लेकिन इनायत मसीहा रविंद्र नहीं था। इनायत बॉर्डर क्रॉस करते ही पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की नज़र में आ गया। उसे उठा लिया गया। पाकिस्तान की इंटेरोगेशन सेल्स में क्या होता है ये हम सब जानते हैं। वहां इंसान टूट जाता है। इनायत मसीहा भी टूट गया। इंटेंस टॉर्चर के बाद उसने वो उगल दिया जो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए था। उसने बता दिया कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ा मोल है, एक मेजर है जो असलियत में इंडियन स्पाई है। ये खबर सुनते ही पाकिस्तान की आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस में भूचाल आ गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल चल रहा है। एक ट्रैप बिछाया गया। इनायत मसीहा को मजबूर किया गया कि वो रविंद्र को मीटिंग के लिए बुलाए। रविंद्र, जो अब तक अनजान था, उस मीटिंग पॉइंट पर पहुंचा, एक पार्क में। जैसा ही वो वहां पहुंचा, चारों तरफ से गाड़ियां आ गई। पाकिस्तानी कमांडोज ने उसे घेर लिया। उस पल में जब बंदूकें उसकी तरफ तनी थीं, रविंद्र को समझ में आ गया कि द ब्लैक टाइगर का खेल खत्म हो चुका है। 8 साल की तपस्या, 8 साल का झूठ, सब कुछ एक पल में बिखर गया। जो इसके बाद हुआ वो किसी भी इंसान की रूह कपा देने के लिए काफी है। रविंद्र को सियालकोट के इंटेरोगेशन सेंटर ले जाया गया। वहां उसे 2 साल तक लगातार ऐसी यातनाएं दी गईं जिसके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनका मकसद सिर्फ एक था, रविंद्र का मुंह खुलवाना। वो जानना चाहते थे कि रॉ का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, कौन कौन उनके साथ मिला हुआ है। लेकिन, और ये बात याद रखिएगा, द ब्लैक टाइगर टूटा नहीं। इतना टॉर्चर सहने के बाद भी उसने भारत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उसने अपने देश के सीक्रेट्स को अपने सीने में दफन कर रखा। 1985 में उसे मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। उसे मियां वाली जेल भेज दिया गया। वहां से चोरी छिपे उसने अपने परिवार को कुछ चिट्ठियां लिखीं। उन चिट्ठियों में उसने अपना दर्द बयान किया था। उसने लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों का यही अंजाम होता है? मैं यहां तिल तिल कर मर रहा हूं और मेरा देश मुझे भूल चुका है। जैसा कि प्रोटोकॉल था, पकड़े जाने के बाद भारत सरकार ने ऑफिशियली मानने से इनकार कर दिया कि रविंद्र कौशिक नाम का कोई एजेंट एग्जिस्ट करता है। यह जरूरी था डिप्लोमेसी के लिए, लेकिन एक देशभक्त के लिए यह सबसे बड़ा धोखा था। 16 साल, 16 ईयर्स उसने पाकिस्तान की सबसे टफ जेलों में बिताए। एस्थमा और टीबी जैसी बीमारियों में उसे घेर लिया था। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वतन की आग आखिरी दम तक जलती रही। नवंबर 2001 में मुल्तान की जेल में इस ब्रेव हार्ट की सांसें थम गईं। द ब्लैक टाइगर, जिसने अपनी जवानी, अपनी पहचान, अपनी जिंदगी, सब कुछ देश के नाम कर दिया, वो गुमनामी के अंधेरे में दुश्मन की जमीन पर अकेला मर गया। रविंद्र कौशिक की कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस बलिदान की जो हेडलाइंस में नहीं आता। ये कहानी है उन अनसंग हीरोज की जो बॉर्डर के उस पार अपनी जान हथेली पर लेकर जीते हैं ताकि हम और आप चैन की नींद सो सकें। आज भी उनका परिवार जयपुर में रहता है और उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। शायद यही एक स्पाई की असली किस्मत होती है, जीते जी एक झूठी पहचान और मरने के बाद गुमनामी। लेकिन इतिहास गवाह है, जब तक भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है, द ब्लैक टाइगर की दहाड़ खामोशी में ही सही गूंजती रहेगी। जय हिंद।